अरे यार ये एक सेकंड, ये फंस गई यार स्क्रीन। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है क्या क्लियर? एक मिनट, वेट फॉर 1 मिनट। यहाँ से देख रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है। अब क्लियर हुआ? आवाज क्लियर है? ओके, ठीक है। हाँ तो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेघना, गुड इवनिंग वर्षा, और कौन कौन है ऑनलाइन? गुड इवनिंग तनु, कैसे हो आप लोग? मेघना बहुत टाइम बाद क्लास अटेंड कर रही हो, वेयर वर यू? लाइव आप काफी दिन बाद आए हैं। गुड इवनिंग आनंद। ओके, उपासना इज ऑल्सो लाइव। गुड इवनिंग उपासना। आई होप आपने इसके पहले के लेक्चर्स देख लिए होंगे, है ना? इसके पहले के कंप्लीट है आपके लेक्चर जो एमपी इकोनॉमी के हुए हैं, 2-3 लेक्चर जो पहले हो चुके हैं इसके। ओके ठीक है, रिकॉर्डेड गुड। पढ़ रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर स्टडिंग। रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, ओके, बट पढ़ते रहना, पढ़ना बंद मत करना। चलो, तो देखो, प्रीवियस कुछ क्लासेस में मैंने आपको एमपी इकोनॉमी का एक जनरल ओवरव्यू दिया पिछले 3 क्लासेस में, और थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में भी हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में। ओके, नॉट एज पर से एग्रीकल्चर, बट एक जनरल जो इकोनॉमी इकोनॉमी है एमपी की, उसको लेके एक मैप बनाने की कोशिश की थी, एक ओवरव्यू बनाने की कोशिश की थी। कि वो ओवरव्यू एक ऐसा ओवरव्यू था, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रीवियस 3 क्लास आप जरूर देखो। इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि वो एक इतना जेनरिक नॉलेज मैंने आपको दिया है ना, एक उसमें इतनी जेनरिक बातें मैंने बताई हैं कि ये ना आपको ऑल ओवर एमपी इकोनॉमी में काम आएगी, कि अगर आप कहीं फंस जाते हो तो उससे मैटर उठा के आप चीजों पे डाल सकते हो। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आई विल रिकमेंड यू टू गो एंड विजिट दैट previous videos after, not right now, after the class, okay? It will be very helpful for you, ठीक है? क्योंकि हर चीज क्या है, हर चीज को याद रख पाना इज नॉट पॉसिबल। कोशिश ये करते हैं कि कुछ जनरल पॉइंट याद करते चले, कुछ जनरल पॉइंट जिसको हम बहुत सारी जगह यूज कर सकें। तो प्रीवियस क्लासेस में मेरा मकसद भी यही था कि सबसे पहले आपको एक रेडी कर दिया जाए, एक बेस बना के, कि आप चीजों को टैकल कर सको,
ठीक है, अब आज की क्लास में हम अब स्पेसिफिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि भाई हाउ टू यूज दैट नॉलेज एज वेल एज फ्यू ऑफ द स्पेसिफिक नॉलेज, ताकि हम एक अच्छा आंसर लिख पाए। अब दूसरा रही बात, अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन की भी देखोगे तो इन सबसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी निकलेंगे, और उसके अलावा भी अगर आपको और ज्यादा फैक्ट चाहिए तो क्या है, ये ज्योग्राफी आपको, ये इकोनॉमी, ये जो आपके टॉपिक्स है जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर आपको दो जगह पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको ज्योग्राफी में और एक पढ़ना है आपको इकोनॉमी में। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स जो यहाँ पर मेरे से मिस हो जाएंगे, या डेलिबरेटली मैं बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला हूँ, जो कि आपका जैसे पर्टिकुलर कोई क्रॉप्स है तो क्रॉप्स के अंदर घुस के जाके कुछ बातें होंगी, तो वो सारी बातें आपको ज्योग्राफी में ऑलरेडी कवर होंगी। एमपी ज्योग्राफी में अमन सर आपको काफी डिटेल में ये वाले पार्ट कवर करा देंगे। मेरा काम यहाँ पर क्या है, जो आपको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉप से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें बतानी है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चर्चा होनी है वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका दोनों तरफ से तैयार होती जाएंगी चीजें, फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल। तो और आई थिंक अभी प्रीवियस क्लासेस में आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि एक हमारा जो एमपी इकोनॉमी क्लास है तो ओवरव्यू इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से ही रहने वाला है। ज्यादा हम जैसे कॉन्सेप्ट जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट है उसको ज्योग्राफी क्लास में देखने वाले हम। ओके, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आएगा तो मैं एज इट इज राइट अवे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बट आप ये देखो कि अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे अब मैं आपको एग्रीकल्चर से स्पेसिफिक कुछ चीजें पढ़ाने वाला हूं, क्यों, क्योंकि आप ये देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आए हैं। दीज आर द क्वेश्चन आस्क्ड। क्वेश्चन आया भाई, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी इकोनॉमी। एक बहुत ही जेनरिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी इकोनॉमी। अब जो हमने प्रीवियस कुछ क्लासेस पढ़ी उसमें एक ओवरव्यू तो एक्चुअली हमको मिल ही गया था रिगार्डिंग एमपी इकोनॉमी और व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी इकोनॉमी। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक देखने वाले हैं, और ये देखो आप, ये क्वेश्चन कितनी बार घुमा फिरा के रिपीट भी होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी ऑफ एमपी, ये 2014 में आया, ये 2018 में आया। ठीक है, एक और प्रीवियस वे बैक आया था, राइट एग्रीकल्चर इन एमपी। अब ना मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एक एक हेडिंग पहली तैयार ये करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर ये हेडिंग आपकी तैयार हो जाती है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी, तो इससे ना आपके बहुत टाइप के क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी। या आपको अगर इससे हटके भी अगर कोई कुछ पूछता है कि इंपॉर्टेंस की जगह आपसे ये पूछ सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी। ठीक है, यहां पर भी तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको अब आपको कैसे डील करना है मैं आपको आज बताता हूं। इससे हम अपनी इकोनॉमी की क्लास शुरू करते हैं आज की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो देखो, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही क्वेश्चन अगली बार भी आए। तो तैयारी भी हमको ऐसे करनी है कि अब एक जेनरिक नॉलेज, एक एक बेसिक नॉलेज हमको पढ़ना है, और उससे उसको कोशिश करनी है। जैसे ये जो नॉलेज पिछली आपकी, ये देखो कितनी 12-13 स्लाइड है अभी हमारे पास। ये जो 12-13 स्लाइड में मैं आपको चीजें पढ़ाने वाला हूं ना, ठीक है, उसको ना आपको इतने ही याद करके चीजों में घुसेड़ना है इस नॉलेज को। एक्सेस पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहने वाला, क्योंकि एमपी इकोनॉमी एक अकेला टॉपिक नहीं है एग्जाम में आपको जो याद करके जाना है, इस जैसे 17 टॉपिक और हैं। तो कोशिश ये है हमारी कि इस तरीके से पढ़ा जाए कि इसी डाटा को, इसी कंटेंट को बहुत सारे क्वेश्चन में हम लिख सकें। अभी आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं, और आगे क्लासेस जब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। अभी आप ये देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इन एमपी। तो एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन में आप पहला पॉइंट, अगर कोई भी आंसर का इवन आप क्या कहते हैं स्टार्टिंग भी करना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन तो आपको लिखनी पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये वाले पॉइंट्स काफी अच्छे से हेल्प करेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, promising irrigation facilities and balanced climate and ample land resources make MP a front runner in agriculture field। एमपी में जैसे कि आप ये देखो, चीप लेबर अवेलेबल है, इरिगेशन फैसिलिटीज काफी इंप्रूव हो गई हैं, प्रॉमिसिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, बैलेंस्ड क्लाइमेट और एम्पल लैंड रिसोर्सेज which make MP a front runner in the agricultural field। Actually these are the inputs related to agriculture। एक अगर आपको खेती बाड़ी करनी है तो खेती बाड़ी करने के लिए आपको कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, उन चीजों को हम एग्रीकल्चर इनपुट बोलते हैं, एग्रीकल्चर इनपुट। ठीक है, अब ये जो एग्रीकल्चर इनपुट रहेंगे इन्हीं को मिला के एग्रीकल्चर एज ऑक्यूपेशन आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो उसी के कंपोनेंट्स हैं ये, चीप लेबर, इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है, लैंड रिसोर्सेस। तो अगर एमपी में एग्रीकल्चर शाइन कर रहा है
या एमपी में एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, तो उसका रीजन आप पहला ये दे सकते हो कि देयर आर अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, प्रॉमिसिंग इरिगेशन फैसिलिटी, बैलेंस क्लाइमेट, एम्पल लैंड रिसोर्सेज मेक एमपी अ फ्रंट रनर इन एग्रीकल्चर फील्ड। ये तो मैंने अच्छी अच्छी बातें बोल दी यहाँ पे। अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय इंडियन एमपी एग्रीकल्चर और इंडियन एग्रीकल्चर, या इश्यूज फेस्ड बाय एमपी एग्रीकल्चर, ठीक है, तो इश्यूज भी इनसे रिलेटेड ही हम देखेंगे। मतलब क्या है, एग्रीकल्चर जो इनपुट्स हैं, ये जो इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के, इनकी हम सिग्निफिकेंस देखेंगे और इनसे रिलेटेड हम इश्यूज देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे, और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करा जाए वो देखेंगे। ये हमारा बेसिक बनेगा एमपी एग्रीकल्चर का। फिर सेम यही चीज, मतलब हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर के पहले मैं अभी आपको फीचर्स बताने वाला हूं। पहले आपने फीचर्स देखे एग्रीकल्चर के, अभी आप फीचर्स देखो तो उससे इंपॉर्टेंस निकल के आएगा एग्रीकल्चर का क्या है। बट इंपॉर्टेंस के अलावा या सिग्निफिकेंस के अलावा दूसरा इशू आ जाता है कि आपका इश्यूज क्या है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और एज इट इज ये आपका सिलेबस का टॉपिक भी है। तो इश्यूज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इन एमपी, तो इश्यूज जो रहेंगे एग्रीकल्चर के उनको भी हम देखेंगे कि एग्रीकल्चरल जो इनपुट्स हैं, जो इनमें इश्यूज रहेगा ओवरऑल वही तो एग्रीकल्चर का इशू है। तो इश्यूज देखेंगे, इश्यू को आप चैलेंजेस भी बोल सकते हो, तो ये चैलेंजेस देखेंगे हम, एज इट इज सिलेबस के टॉपिक्स हैं ये। फिर उसके अलावा जब ये इश्यूज हैं और चैलेंजेस हैं, तो आप इसको ओवरकम कैसे कर रहे हो, क्योंकि भाई प्रॉब्लम्स बताना बहुत आसान है, 17 प्रॉब्लम आप आराम से गिना दोगे, बट उसका कुछ सॉल्यूशन भी तो निकलना चाहिए। सॉल्यूशन यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। तो उससे रिलेटेड जो स्टेप्स टेकन है या कैसे आपने इन चैलेंजेस को एड्रेस करा है वो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, और इसी में फिर आगे चल के हम जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच होगी हमारी एग्रीकल्चर को टैकल करने की। इसी में फिर हम क्रॉप्स को, ठीक है, इन्हीं हेडिंग्स में हम, जैसे क्रॉप्स हो गया आपका, ठीक है, तो क्रॉप्स को भी हम इन्हीं हेडिंग्स में पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं आगे चल के। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक, आज ही की क्लास में आई थिंक क्रॉप्स तो मैं आपको मेजर मेजर बता दूंगा, और हाउ टू यू नो पुट दिस इन दैट फ्रेमवर्क, हाउ टू पुट एवरी हेडिंग इन दिस फ्रेमवर्क मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक, तो ये समझ में आ गया स्कीम क्या है हमारी आगे की क्लासेस की। अब आ जाओ प्रॉपर हम क्लास पे। तो अगर बात होती है कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमारी हेडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी, या फीचर्स ऑफ, इंपॉर्टेंस के अलावा आप क्या बोल सकते हो, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी। तो एक इंट्रोडक्शन तो ये है कि एक बहुत अच्छी अच्छी बात है, इनपुट फैसिलिटीज हमारे यहाँ बहुत अच्छी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसीलिए एग्रीकल्चर बूम कर रहा है। अब इसको आप सपोर्ट दो कुछ फैक्ट से, इस पॉइंट को हर बार आप थोड़ा सा फैक्ट से सपोर्ट करते आओगे अपने पॉइंट को, तो आंसर बहुत अच्छा होता जाएगा और आपको याद रखने में भी इजी रहेगा। तो आप ये देखो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एमपी। अब आई थिंक आपको जीएसडीपी का मतलब काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो कंट्रीब्यूशन क्या है स्टेट के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो आप ये देखो 2000 में 28% था, ठीक है, और ये 28% सन 2000 में जो प्रीवियस हमारा डाटा आया है 21-22 में 45% ऑफ जीएसडीपी हो गया। तो यू सी द देयर इज अ lot of significance of agriculture in MP economy. Number one, because it is the highest contributing sector in Indian economy. 45% ये अब इंडियन, नॉट इंडियन, एमपी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर। तो पहला पॉइंट यहां से निकल के आता है कि यस इट इज सिग्निफिकेंट, बिकॉज एक जो हमारे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट ये हमारा एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम आएगी, फॉर एग्जांपल अब कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप ये देखो एग्रीकल्चर में अगर कोई दिक्कत आएगी, सिग्निफिकेंस यहां पर ये हो जाता है। तो ये 45% हमारी जो एमपी की जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से आ रही है। तो डायरेक्टली हमारी ये जो एग्रीकल्चर है वो ड्रास्टिकली, जो हमारा जीडीपी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा अगर यहां पर कोई दिक्कत आती है तो इसलिए देखो, तो इंपॉर्टेंस क्या है कि यस इट इज वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ अवर जीडीपी, एमपी जीडीपी। ना सर्विस सेक्टर है ना टर्शरी सेक्टर है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया की बैकबोन क्या है, टर्शरी सेक्टर है जीडीपी की। जो टर्शरी सेक्टर है वो इंडिया की जीडीपी की बैकबोन है, और एमपी की जीडीपी की बैकबोन क्या है, एग्रीकल्चर। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको फ्रिक्वेंटली सवाल मिल जाते हैं। तो पहला सिग्निफिकेंस आप ये लिखो, ठीक है। सेकंड आप ये देखो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट भी जरूरी है, क्योंकि आप ये देखना जितना ज्यादा अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर का
अगर कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है तो जितना ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रो करेगा उतनी ज्यादा हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। और फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ एकदम कम हो जाएगी तो डायरेक्टली यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी कम हो सकती है, बिकॉज अ सिग्निफिकेंट चंक इज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर। तो आप ये दूसरा डाटा यहां से सब्सटेंशिएट कर सकते हो और आप इस तरीके से पॉइंट लिख सकते हो कि इट हैज बीन पॉजिटिव फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर अगर आप बात करो तो इट इज बीन पॉजिटिव फ्रॉम 2005-6 ऑनवर्ड। और एवरेज ग्रोथ रेट आप ये देखो एग्रीकल्चर की एमपी में मोर देन 20%। यू नो इंडिया की जो एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ है, इंडिया में जो एवरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो आई थिंक 3 to 4% है। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनने टारगेट 4% का रखा था। और करंट जो गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट, उनने टारगेट रखा है 10% का हर साल की ग्रोथ का। अभी क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है अभी इस समय मार्केट में ये चल रहा है कि हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। फार्मर्स की इनकम को आपको अगर डबल करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत तेजी से डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हर साल 10% की ग्रोथ कर रहा है या इससे ज्यादा की, अगर इंडियन एग्रीकल्चर हर साल अगर 10% या उससे ज्यादा की ग्रोथ करेगा तब जाके एग्रीकल्चरल इनकम डबल हो पाएगी। और आप यहाँ एमपी की स्थिति देखो, इसीलिए एमपी इज अ फ्रंट रनर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यू सी हमारी डबल डिजिट में ग्रोथ है, एवरेज आ रहा है 20% एग्रीकल्चरल ग्रोथ का। तो इसके कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान है। अगर एक सेक्टर पे आपकी ओवर डिपेंडेंस है तो इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फॉर एग्जाम्पल एमपी में आप ये देखो, मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, क्रॉपिंग इंटेंसिटी पढ़ाने वाला हूँ, नेट सोन एरिया पढ़ाने वाला हूँ, ये सब फिगर्स। तो आप ये देखना कि ये फिगर्स इतने हाई है एमपी के कि इवन कुछ मामले में तो हम चाइना को सरपास कर जाएंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी वगैरह में। इस लेवल का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हो रही है एमपी में। बट ऑन द अदर हैंड दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। तो अगर क्लाइमेट की कंडीशन अगर चेंज होगी तो एमपी की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगी। तो अगर क्लाइमेट रेजिलियंट अगर हम क्रॉप्स का या क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चरल इनपुट्स का यूज नहीं करेंगे तो एमपी की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो एक ये बहुत बड़ा इशू सामने आ जाएगा हमारी एमपी की इकोनॉमी के लिए। दूसरा लैंड होल्डिंग, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बस दे रहा हूँ उसका कि लैंड होल्डिंग वगैरह भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस टाइप से कुछ इश्यूज भी होंगे और कुछ बेनिफिट भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको एक चीज ये याद रखनी है कि अगर हमारी एग्रीकल्चरल इनकम ज्यादा है, अगर हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो उसके हमारे को कुछ बेनिफिट है और उसके कुछ नुकसान भी है, लॉस भी है। और ये दोनों चीजें एक एक करके हम देखेंगे। तो अभी हम सिग्निफिकेंस, अभी हम इस पे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक जीडीपी का बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इंडिया में सबसे हाई ग्रोथ रेट हमारे एमपी की रही है एग्रीकल्चर के। और 2016 से 17 में ये देखो आप 34% ग्रोथ रेट थी। बट फिर मैंने ये कहा इतना बढ़िया बढ़िया सब दूध घी की नदियां बह रही थी, बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा था एमपी में। और आप आओ 2020-21 कोविड टाइम पे, कोविड टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर की ग्रोथ देखो मात्र 2.5%। अरे कहा 5 साल पहले 34% थी, अब 2.5% बची। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी एक जीडीपी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। बट गनीमत की बात यह कि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम था, ये कोविड टाइम था। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ग्रोथ रेट बहुत स्लो रही है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जो पॉजिटिव में ग्रोथ दे पाया था। तो ये यहाँ पर आप ये बोलो कि इतनी हाई ग्रोथ तो ठीक है, बट अगर आप अदर सेक्टर से कंपेयर करोगे तो ये 2.6% भी आपको बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि अदर सेक्टर नेगेटिव में चले गए थे। ओके, नाउ यू सी प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी। ये आपके और काम की चीज आ जाती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अरे ये बताओ अभी तक जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप समझ तो आ रहा है ना क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं है सब ऊपर से निकल रहा है? कंटिन्यू करूं या कुछ डाउट है तो पूछो अभी। ये समझ आ गया ना कि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं और चल क्या रहा है? क्योंकि कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी ये चीज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो आई थिंक अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो अभी क्लियर करता हूं, वरना मैं फिर उसको आगे बढ़ाता हूं। आगे बढ़े? ओके, सभी बोलो यस जितने लोग देख रहे हो। ठीक है, और कौन बचा? तनु एंड उपासना, व्हाट अबाउट यू? ओके, ठीक है।
है ना। क्या है, थोड़ा सा ये नंबर्स का गेम ऐसा रहता है ना कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि चल क्या रहा है। तो अगर कभी भी लगे ना कि गाड़ी कहाँ पहुंच गई है या समझ नहीं आ रहा है, तुरंत पिंग करना मेरे को, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है, सिर्फ एक बार आपको समझनी है, उसके बाद तो गाड़ी अपने आप चलने वाली है। शुरू की मेहनत है बस, इसमें आप याद रखना, इकोनॉमी में सिर्फ शुरू की मेहनत है। तो अब आप ये देखो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी। तो हमने क्या करा अभी तक, हमने अभी तक एक मोटा मोटा ये डाटा देखा कि जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है एमपी एग्रीकल्चर का, एमपी की जीडीपी में। और दूसरा ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी चल रही है हमारी अभी। ठीक है, ये 2 पॉइंट अच्छे निकल के आ गए हमारे पास कि यस, तो इसलिए एक सिग्निफिकेंस एमपी में एग्रीकल्चर का बढ़ गया। अब तीसरा पॉइंट यहां से ये निकल के आता है कि आप प्रेजेंट स्टेटस देखो क्या चल रहा है। तो आप नेशनल सैंपल सर्वे है, नेशनल सैंपल सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है ये। ठीक है, तो नेशनल सैंपल सर्वे 2005 में आप ये देखो एमपी में 6.32 लाख फार्मर फैमिलीज थी। कब? 2005 में, मतलब अब से 18 साल पहले। अब आप ये बोलोगे सर 18 साल पहले का डाटा यहाँ क्यों दे रहा हो? क्योंकि मुझे इसके बाद का डाटा मिला नहीं। ओके, तो जब मुझे मिला नहीं, मैंने काफी सर्च करा और मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, तो मैंने फिर ये वाला डाटा उठाकर आपको दिया। तो कभी आपको अगर इतना पुराना डाटा अगर स्लाइड्स में मिल रहा है, तो आप ये समझ जाना सर्च करने के बाद, बहुत माथा खपाने के बाद भी लेटेस्ट डाटा मिल नहीं पाया है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला डाटा डाला है। ओके, वरना जहां जहां पॉसिबल होगा आपको मैं लेटेस्ट डाटा दूंगा यहाँ पे। तो अब अगर मुझे कहीं नहीं मिला है, तो इसका मतलब क्या है, डाटा सॉलिड है और इसको आप लिख सकते हो एग्जाम में। तो एमपी में कितनी फार्मर फैमिलीज है? 6.32 लाख फार्मर फैमिलीज है। अ सिग्निफिकेंट नंबर, आप समझ रहे हो, 6.32 लाख मतलब 6.5 लाख आप एवरेज मान लो, और एक फैमिली में आप यूजुअली अपन मानते हैं 5 लोग। ठीक है, तो आप 6.5-7 लाख का 35, तो करीबन 32 लाख, 32 लाख के आसपास जो लोग हैं फार्मिंग फैमिली से रिलेटेड है एमपी में। तो 6.32 वेरी हाई नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इन एमपी। ओके, मध्य प्रदेश होल्ड्स द फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ टोटल पल्सेस। ये लेटेस्ट डाटा है आपका, ये डाटा मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, आप इसको लिखना। अगर कहीं भी आ रहा है आपको कोई, अगर कोई कुछ पूछेगा ना, तो अब आपको ये वाला डाटा देना है। दिस इज द लेटेस्ट डाटा फॉर यू। मध्य प्रदेश में आप ये देखो टोटल पल्सेस के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 है। 22% ऑफ नेशनल शेयर पल्सेस का एमपी ने प्रोड्यूस करा है। बट बच्चों एक बात आप यहां पर याद रखना, भले ही एमपी 22% ऑफ टोटल जितनी भी पल्स हुई है, फॉर एग्जाम्पल 100 क्विंटल पल्स अगर पूरे भारत में हुई है, तो 22 क्विंटल एमपी में प्रोड्यूस हुई है। बट अगर आप इंडिया की नीड्स की बात करोगे, इंडिया की अगर पल्स नीड की आप बात करोगे ना, तो ये नंबर बहुत कम है। मतलब इतना कम है कि हमको पल्सेस इंपोर्ट करनी पड़ती है बाहर से। मोजाम्बिक, जाम्बिया, अफ्रीकन नेशन से हमने डील कर रखा है कि ताकि हमको ये पल्सेस दे पाए। तो पल्सेस में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, पल्सेस को हम इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता था एमपी में, होता था, ठीक है, बट उसके बाद भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारी नीड्स इतनी ज्यादा है। तो आप ये याद रखना, अगर एमपी प्रोडक्ट टोटल पल्सेस के प्रोडक्शन में नंबर 1 भले ही है, बट उसके बाद भी इंडिया जो है और इवन एमपी की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती इससे, बिकॉज वी हैड अ ह्यूज पॉपुलेशन विच इज वेजिटेरियन। तो पल्सेस पल्सेस आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आपको बहुत सारे इंपोर्ट करने पड़ते हैं पल्सेस। अब जैसे कि एक और चीज यहां पर ये समझो, हाँ अच्छा पॉइंट याद आया मेरे को। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि पल्सेस का आपको ये चीज तो समझ में आ गई यहां पर कि पल्सेस जो है, टोटल पल्सेस जो है, एमपी नंबर 1 है टोटल पल्सेस। टोटल पल्सेस मतलब कि यहां सब मिला लो आप, सबका प्रोडक्शन मिला आप, तुअर, ठीक है, ग्राम, चना, उड़द, इस टाइप की जितनी भी पल्सेस है, उन सबको अगर आप प्लस करते जाओगे और प्रोडक्शन लोगे कितना आ रहा है, तो एमपी नंबर 1 है। हर एक पल्स का अलग से अपने को नहीं देखना, क्योंकि ये अपने काम का फिगर है। ठीक है, अब आप ये देखो पल्सेस इतनी प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके बाद भी एमपी इंडिया में पल्स डेफिसिट है। पल्सेस नॉट पल्स डेफिसिट, पल्सेस का डेफिसिट है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर काम की चीजें आ जाती है। गवर्नमेंट ने क्या करा, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, एक पीएम आशा स्कीम है जैसे, ठीक है, पीएम आशा स्कीम जो चालू करी है आपने, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस यहां क्यों बढ़ जाता है? आपने क्या देखा कि अब अगर आप पल्स को इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। पल्सेस हमारे इंपोर्ट कैटेगरी में आई थिंक 5th या 6th नंबर पे इस साल जो हमने सबसे ज्यादा इंपोर्ट करे आइटम, उसमें पल्सेस है। तो मतलब अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया इसका। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा पल्सेस को उगाओ, गवर्नमेंट ने पल्सेस पे भी एमएसपी जो रही थोड़ी सी बढ़ा दी। ठीक है, उसके अलावा प्राइस पे सपोर्ट देना स्टार्ट करा पल्सेस को। क्या बोला, पहले क्या करा गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम अब
पल्सेस का भी फिजिकल प्रोक्योरमेंट करेंगे, पल्सेस को भी हम खरीदेंगे, ठीक है। फिजिकली आप खरीदोगे पल्सेस को वाया एफसीआई गोडाउन और स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करके। बट गवर्नमेंट को पता है यहां लिमिटेशन गवर्नमेंट की है कि कैपेसिटी नहीं है, भाई खरीदोगे तो रखोगे कहां। और इतनी ज्यादा जरूरत है इंडिया को पल्सेस की कि अगर यहाँ रखे खरीद लिया आपने जैसे तैसे करके और जहां चाहे भर के फेंक दिया आपने बोरे, उठा उठा के जहां चाहे फेंकने चालू कर दिए, तो वो बर्बादी होगा भाई। पल्सेस की और स्कैरसिटी आ जाएगी, मार्केट को ज्यादा जरूरत है ना कि गवर्नमेंट को स्टोर करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ना हर जगह खरीद भी नहीं पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो हर जगह से पल्सेस को भी खरीद ले, क्योंकि उसका जो मेजर रिसोर्सेज है एफसीआई के वो गेहूं और चावल खरीदने में ही निकल जाते हैं। तो एक ये पॉइंट था, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है अपन कोशिश तो करेंगे, खरीद पा रहे कि नहीं खरीद पा रहे। फिर गवर्नमेंट ने ये बोला कि अपन जो एमएसपी डिसाइड करेंगे उस पर अगर अपन ले नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे, मार्केट में बोलेंगे आप तो बेचो, क्योंकि मार्केट को सबसे ज्यादा जरूरत है। मार्केट में अगर पल्सेस की कमी हो जाएगी तो एकदम से रेट बहुत बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप पल्सेस को बेचो मार्केट में, ठीक है, आराम से बेचो। फॉर एग्जाम्पल एक 100 रुपए डिसाइड कर दिया गवर्नमेंट ने कि तुअर दाल में 100 रुपए किलो आपकी एमएसपी है। अब मार्केट में बिकी वो एवरेज 95 रुपीज पर केजी एवरेज बिकी है, किसी मंडी में 90 भी बिक सकती है, किसी में 105 ही बिक सकती है। तो अब एक एवरेज आया 95, तो इसके बीच का कितना डिफरेंस है, 5 रुपए एमएसपी और इसके बीच का। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये 5 रुपए हम आपको दे देंगे, खरीद नहीं पा रहे हैं तो ये कर देंगे। और बेसिकली ज्यादा ये करना शुरू करा गवर्नमेंट ने। और तीसरी चीज ये करी कि प्राइवेट प्रोक्योरमेंट भी वो बहुत एनकरेज करा कि प्राइवेट वेयर हाउसेस जो है और जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको भी बोला कि मार्केट में आके अब भर भर के पल्सेस खरीदो, क्योंकि इंडिया को जरूरत है अभी पल्सेस की। जितना किसान उगा रहे हैं सब आप सही रेट में खरीद लो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने स्टेप करा पीएम आशा योजना के तहत, क्योंकि पल्सेस की स्कैरसिटी बहुत है इंडिया में। तो आशा मतलब अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ताकि गवर्नमेंट जो फार्मर की इनकम है वो कम ना हो कहीं से। ये स्टेप थे, ओके। तो ये तो हो गई पल्सेस की बात। सेकंड एंड ये अपना, और ये अलग से लिख लेना, ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा ये। एंड सेकंड पोजीशन प्रोडक्शन ऑफ टोटल फूड ग्रेन्स। तो टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में ये सेकंड पोजीशन है एमपी की। ये देखो पल्सेस का शेयर कितना है 22%, बट टोटल फूड ग्रेन्स जो है, टोटल फूड ग्रेन मतलब कि आपके जो अनाज है जैसे कि गेहूं चावल ज्वार बाजरा रागी इस टाइप के जो अनाज है, ये उसमें आपका 12% टोटल प्रोडक्शन और सेकंड रैंक है हमारी, ठीक है। तो सेकंड रैंक इसमें है और टोटल ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में भी सेकंड रैंक है। अब आप ये देखो फूड प्रोडक्शन टोटल फूड ग्रेन को हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब फिर ऑयल सीड की जब बात आती है ना बच्चों, तो इसको भी हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर। तभी आप ये देखो एमपी में 21%, बहुत हाई शेयर है, 21% ऑफ नेशनल शेयर एमपी का है ऑयल सीड में। ऑयल सीड जैसे कि आपके सोयाबीन वगैरह पाम ऑयल वगैरह जिससे आप तेल निकाल रहे हो मस्टर्ड वगैरह। तो आप ये देखो उसका 21% जो है वो एमपी प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड नंबर पे है। तो बहुत कम राज्य हैं जो ऑयल सीड के प्रोडक्शन में और पल्सेस के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सेकंड पोजीशन किस में थी, ये याद रखना आप लोग, ऑयल सीड्स, टोटल ऑयल सीड्स में, टोटल याद रखना है शब्द टोटल, और टोटल फूड ग्रेन में। अब आप इसके अलावा ये देखो एमपी इज रैंक सेकंड इन व्हीट प्रोडक्शन, मेज प्रोडक्शन, रेपसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है, चना दाल। और यहां पर आप ये वाला पॉइंट याद रखना सोयाबीन में भी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सोयाबीन प्रोडक्शन में भी हमारी सेकंड रैंक है इंडिया में। सिग्निफिकेंट ये है कि एमपी को आप सोया स्टेट बोलते थे आज के पहले, ठीक है। जो फार्मर्स की दम बंधती थी ना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई आप फार्मिंग फैमिली से अगर बिलोंग करता होगा तो सोयाबीन एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप थी एमपी की सोयाबीन। मतलब कि सोयाबीन बेचने के बाद किसान गाड़ियां ले लेता था, ठीक है, अपने बेटों बच्चों की शादी कर देता था, ठीक है, घर के अनाज पानी घर बना लेता था। इतना अच्छा सोयाबीन होता था, इतना ज्यादा होता था और इतने अच्छे रेट मिलते थे। बट पिछले कुछ सालों से आप ये देखो स्थिति है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज। इससे जो फसल का जो टाइम है ना, वो टाइमिंग गड़बड़ा गई है फसल की, आपको कब बोना है कब काटना है। उसके अलावा जो पेस्ट अटैक वगैरह है वो बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अब फार्मर्स की बैंड बज गई। आप ये देखो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 20-21 में भी आप देखो कितनी कम थी, 21-22 में भी बहुत कम है, 22-23 में भी आगे कम मिलेगी आपको। वो जो 34-35% आ रही थी वो नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि उसका एक मेजर फैक्टर ये है सोयाबीन प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है। तो उसके कारण किसानों की भी अभी हालत खराब है। जो किसान एकदम फल फूल रहे थे एमपी में 3-4 साल पहले तक, अब उनकी बैंड बजी हुई है बिकॉज सबसे ज्यादा ये फसल पिट गई है। तो एक सीजन जो आप सोयाबीन के लिए डिवोट कर रहे हो, स्थिति ये है कि बहुत सारे किसान तो कुछ लगाते नहीं है, खाली छोड़ देते हैं जमीन।
प्रोडक्शन ही नहीं आ रहा है, और अगर आप लगाते भी हो तो आपका खर्चा नहीं निकल पाता है। तो एकदम यहां पर आपकी हालत खराब है इंडिया की सोयाबीन से रिलेटेड। हाँ, यूनिसेफ ने डिक्लेयर करा है, यूनिसेफ ने यूनिसेफ ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करा है। और याद रखना बच्चों, इसी में आपने अगर परेड देखी हो, इंडिपेंडेंस डे परेड, तो इसकी झांकी थी, इसकी झांकी परेड में थी ईयर ऑफ मिलेट्स की। तो एमपी गवर्नमेंट, नॉट एमपी, इंडियन गवर्नमेंट इस पे बहुत ध्यान दे रही है। इट इज अ ईयर ऑफ, आपको ज्योग्राफी में आगे पढ़ोगे आप लोग कि मिलेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। मिलेट्स को आप ढीट टाइप के क्रॉप्स बोल सकते हो, एकदम जो ढीट लोग रहते हैं ना, ढीट लोग हैं मिलेट्स। एकदम एडवर्स कंडीशन में भी फल फूल जाते हैं, अच्छे बड़े हो जाते हैं ये, और अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। और दूसरा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है इनकी। मतलब जो न्यूट्रिशन आपको व्हीट और क्या कहते हैं राइस से नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा न्यूट्रिशन आपको इन मिलेट से मिल जाएगा। तो न्यूट्रिशनल ज्यादा है, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है। दूसरा, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन ढीट टाइप के होते हैं, जहां चाहे उग जाते हैं हर कंडीशन में। तो इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे थोड़ा सा अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एंड ऑल्सो द फूड सिक्योरिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो हमारे केस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मिलेट्स। ओके, हाँ देखो, विच ऑल फैक्टर्स हैड रिड्यूस द सोयाबीन प्रोडक्शन, यहाँ पर आपको जेनरिक आंसर ही देना है, जेनरिक पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि आप स्पेसिफिक लिख नहीं पाओगे, इतनी रिसर्च किसी ने करी नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर इतना डाटा लेके कोई रिसर्च करने लग जाता ना, तो फिर बात ये लगती है, हमारे यहाँ उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आपको ना यहाँ पर जेनरिक पॉइंट लिखने हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आगे आ रहा है तो इसमें हम इंटरेस्ट करते हैं थोड़ी सी ये वाली चीज भी। अभी याद रखना कि सोयाबीन प्रोडक्शन में अब पहले जैसी बात नहीं रही जो पहले वाली बात थी, इसलिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी एमपी में कम हो रहा है काफी। ये एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, ये कहीं मिलेगा नहीं, ये एक इंसाइट है जो मैं आपको दे रहा हूँ समझने के लिए। प्रोडक्शन काफी डाउन है, ठीक है। तो मतलब एक जो इंपॉर्टेंट आपकी खरीफ क्रॉप थी, खरीफ से ही दम आती थी किसान की, खरीफ क्रॉप थी। ये जो राबी क्रॉप अभी जो लगी हुई है, राबी क्रॉप, जैसे वीट अभी आने वाला है, तो वीट में उतना फायदा नहीं होता जितना इसमें होता था। कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप, बट इस समय हालत खराब है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, एमपी हैज टोटल, ये तो मैंने फिर से बता दिया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी इकोनॉमी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स का। अब आप आई थिंक ये आंसर लिख लोगे, काफी इनफ पॉइंट मिल गए हमको लिखने के लिए, इतना डाटा है। इतना डाटा में से अगर आपको, जैसे एक प्रेजेंट स्टेटस आप ये देखो, इतना डाटा है आपके पास, और 2 डाटा और है ये, इस डाटा को आपको, इन डाटा को आपको उस आंसर में घुसाना है और उसको सपोर्ट करना है। अब ये आपकी स्किल है कि इतना सारा, ये मोर देन इनफ है। 5 नंबर का क्या, इससे आप 11 नंबर का क्वेश्चन भी एड्रेस कर सकते हो, अगर इतना डाटा, इसका आधा डाटा भी आपको याद है तो। अब ये आपकी स्किल्स है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करते हो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में एक कोई सही आंसर नहीं होता, और कोई ऐसा नहीं होता कि पूरे तरीके से गलत आंसर हो जाए। बीच की चीज रहती है, सही और गलत के बीच की चीज पड़ती है, कितना सही आंसर या कितना गलत है, ठीक है। ये ह्यूमैनिटीज की खासियत है। तो अब ये आपकी आंसर राइटिंग स्किल है, और ये आपका एक यूनिक तरीका है किस तरीके से आप एड्रेस कर रहे हो क्वेश्चन को। पॉइंट्स यही है, इन्हीं पॉइंट्स को आपको आंसर में लिखना है। अब इतनी डाटा को आपको एग्रीकल्चर के अगर फीचर्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर, एमपी एग्रीकल्चर के सेलिएंट फीचर्स, एमपी एग्रीकल्चर का सिग्निफिकेंस, एमपी एग्रीकल्चर में किंग क्यों माना जाता है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपको आंसर में यही लिखने हैं पॉइंट्स, इनको घुमा फिरा के लिखना है। एक और चीज क्या कहते हैं, तो एक बात याद रखना आप, अब आंसर अगर आप इनका लिखोगे, तो आप ये याद रखना, यहां पर सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आप इंट्रोडक्शन जरूर लिखना, ह्यूमैनिटीज में बार बार मैं बोलता हूं आपको, इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर आप प्रॉपर जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको एड्रेस करो, बॉडी वाला पार्ट, और फिर एक लाइन का आप कंक्लूजन लिखो। ये फॉर्मेट आपको हर क्वेश्चन में 5 नंबर का हो, चाहे आपका 11 नंबर का हो, ये फॉर्मेट आपको यूज करना है। 3 नंबर वाले में आप इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट वन लाइनर है, बट यहां पर आपको ये यूज करना ही है, ठीक है। तो आंसर लिख लोगे आप लोग ये वाले, बताओ यस और नो आप। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हाउ टू डील विद दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन।
देखो एक और चीज आप याद रखना बच्चों, अब ना स्पून फीडिंग कोई नहीं करा सकता आपको। स्पून फीडिंग मतलब हर चीज को मैंने पन्ने पे उतार के आपको दे दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है, इतना वास्ट है सिलेबस, टॉपिक्स इतने सारे हैं ना, कि हर चीज की स्पून फीडिंग इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको एक अप्रोच दे सकता हूं, एक तरीका दे सकता हूं, वही जो बात होती है, आई वांट टू गेट यू इनटू द सिस्टम, कि एक अप्रोच दे सकता हूं कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। एक जेनरिक डाटा दे सकता हूं, एक जेनरिक आपको मटेरियल दे सकता हूं, उस मटेरियल को अब आपको इस टाइप के हर क्वेश्चन में घुसाना है। और अब कैसे घुसाना है, ये कैसे सीखोगे आप? उसको सीखने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं सीक्रेट, सिर्फ एक तरीका, ठीक है? उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, वो है प्रैक्टिस। तो क्या हुई, ऑल कम रेजर, easiest explanation is the best explanation, और simple explanation is the best explanation, all come razor। कोई आपसे कोई भी कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आपको 17 तरीके से घुमा दे, बट आप ये याद रखना जो मैं बता रहा हूँ सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव, और यही सिर्फ एकमात्र तरीका है। कोई कुछ भी बोलेगा, ले दे के बात आएगी सिर्फ प्रैक्टिस पर आंसर राइटिंग की। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है आप आंसर राइटिंग सीख सको, इन क्वेश्चन को एड्रेस कर सको। पहली बार में कोई सही आंसर नहीं लिख सकता है, ये मैं आपको कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं। नॉट इवन, जैसे कि अभी संपदा मैम का रिसेंटली सेमिनार हुआ था, संपदा मैम ने भी यही सब चीजें बोली जो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू एड्रेस दिस क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, सभी बोलो यार, यस, पता चलना चाहिए मुझे कि सभी को समझ में आ रहा है। जल्दी बोलो सब लोग, जिसको कोई डाउट है तो पूछो, वरना आई वॉन्ट यू गाइज टू बी एबल टू राइट द आंसर नाउ। और सिर्फ इससे रिलेटेड ही नहीं, अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर एग्रीकल्चर इन एमपी आपको दिख रहा है, तो कुछ जेनरिक पॉइंट आपके ये तैयार होने चाहिए, इनको एक कॉपी में लिख लेना आप एक तरफ, ये सारे डाटा ना एक पन्ने में, जैसे आपका ये पेज है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कॉपी का पेज है, इस पेज को दो पार्ट में डिवाइड करना, एग्रीकल्चर इन एमपी लिखना, ठीक है? और यहां पर ये जितना डाटा 3-4 स्लाइड में है, उसको यहां पर इतने में लिख लेना आप लोग बस। ये रिवीजन के लिए भी परफेक्ट हो गया अब आपका। आगे बढ़े। ओके, ठीक है, जल्दी। तनु, आनंद, उपासना, साक्षी, इशरत, वर्षा ने तो ओके बोल दिया है, मेघना, सभी बोलो तो फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, देखो क्या होता है कि थोड़ा सा आप टाइप कर दोगे, चैट कर दोगे, तो कभी कभार जो स्टिल हो जाते हैं ना हम, तो एकदम आलस टाइप का आने लगता है, वो दूर हो जाएगा, थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाओगे तो। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज बताता हूँ। यहाँ पर जैसे आपने एक और चीज यहाँ नोटिस करी, मैं आपको अभी डाटा पढ़ना सिखा रहा हूँ, जो रॉ डाटा डला रहता है ना, मैं आपको उसको अभी देखने का तरीका बता रहा हूँ, पढ़ना सिखा रहा हूँ, इसलिए अभी क्लासेस थोड़ी सी स्लो है। जैसे अभी भी मैं यहाँ पर ना, ये वाला डाटा आपको डायरेक्टली काम नहीं आएगा, ये वाला डायरेक्ट डाटा तो डायरेक्टली आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो वो आपको याद करना है। बट इस डाटा का सिग्निफिकेंस क्या है, इस डाटा को आपको यूज कैसे करना है, और इस डाटा को पढ़ना कैसे है, यहां मैं आपको ये सिखाने वाला हूं, जो काम के डाटा और उनको यूज कैसे करोगे आप लोग। क्यों? क्योंकि देखो, डाटा को देखने का एक तरीका होता है, डाटा से कुछ मीनिंगफुल चीज निकले तभी तो वो डाटा काम का है, अदरवाइज कोई काम का नहीं है वो डाटा, अगर कुछ मीनिंगफुल चीज नहीं निकल रही तो। ठीक है, तो जो ट्रिवियल जीके है इससे रिलेटेड, जो ट्रिवियल और भी इससे अलावा डाटा आपको मिल जाएगा, इसके अलावा मेरी जो स्लाइड्स है उसमें जो नहीं मिल रहा है ना आपको डाटा, वो ट्रिवियल डाटा है, आप समझ लेना। वो उस टाइप की चीजें बहुत डिटेल में, क्योंकि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का पार्ट है, तो उस सारी डिटेल में अमन सर कवर कर देंगे आपके लिए, जो ट्रिवियल डाटाज है, जो आपको फैक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना डाटा मैंने स्लाइड में दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसका डायरेक्ट यूज करना सिखाऊंगा, डाटा का क्या यूज है।
बहुत सिग्निफिकेंट डाटा है ये। तो यहां पर आप सीख रहे हो अभी क्लास में क्या, डाटा को पढ़ना, डाटा का मतलब निकालना और डाटा को कहां यूज करना है, ये चीजें आप अभी सीख रहे हो क्लास में। एक बार आप ये चीजें सीख जाओगे ना तो फिर चीजें बहुत इजी हो जाएंगी और आगे चल के क्लासेस और तेज होती आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पढ़ना अभी तैयार कर रहा हूँ, आगे इकोनॉमी को किस तरीके से आपको देखना है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी यू विल बी रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है अभी क्लासेस थोड़ी स्लो है तो जस्ट बियर विथ मी, अभी आप सीखते चलो बस चीजों को। तो सबसे पहली बात ये हो गई, आप ये देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़े से और स्टैटिस्टिक्स, और इनको हम आगे चल के आंसर में भी यूज करेंगे। पहला पॉइंट है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एमपी। तो एमपी जो राज्य है, ये भी एक ज्योग्राफी का एक बहुत ट्रिवियल सा पॉइंट है कि एमपी राज्य का ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, कितने बड़े एरिया में हमारा एमपी फैला हुआ है। तो आप ये देखो 307 लाख हेक्टेयर, ठीक है। हाँ, 307 लाख हेक्टेयर में एमपी का राज्य फैला हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया, बट व्हाट अबाउट ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया ऑफ एमपी, ये एक इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट। ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया मतलब कि भाई समझ लो, समझ लो ये हमारा एक एमपी राज्य है, ठीक है। चौकोर शेप में बना दिया ऐसा नहीं है, ये इसका पूरा एरिया हो गया 307 या 308 लाख हेक्टेयर, ये पूरा एरिया हो गया। बट क्या ये पूरा एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है क्या? नहीं होता ना भाई, हर एरिया में हर जगह तो एग्रीकल्चर यूज नहीं हो रहा। एग्रीकल्चरल लैंड के अलग अलग यूजेस हैं, ये मैं आगे आगे वाली स्लाइड्स में आपको दूंगा। यूजेस ऑफ एग्रीकल्चरल यूजेस, लैंड यूज पैटर्न ऑफ एमपी, ये आगे वाली स्लाइड में आपको मिलेगा लैंड यूज पैटर्न। अभी आप यहाँ पर सिर्फ ये समझो कि इतने पूरे एरिया में आप खेती नहीं कर रहे हो, तो आप कितने एरिया में खेती कर रहे हो, या कितने एरिया में आपका पोटेंशियल है खेती करने का। इसमें से फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका इतना एरिया है एमपी का, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया है, इसमें आप खेती कर सकते हो इस एरिया में। तो ये एरिया अलग हो गया जिसमें आप खेती कर सकते हो, और ये वाला एरिया ऐसा है जो किसी और यूज में हो रहा है, यहाँ आप खेती नहीं कर सकते हो। तो आप ये देखो व्हाट इज द ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया ऑफ एमपी, इसका मतलब ये है कि एक मिनट रुको बताता हूं। आप ना इतने एरिया, आउट ऑफ जो एरिया है एमपी का, उसमें से इतने एरिया में आपकी खेती पॉसिबल है। 78% एरिया जो हो गया आपका एमपी का, इसमें आप खेती कर सकते हो। मतलब 22% एरिया जो है आपका जिसमें आप खेती के लिए यूज नहीं कर सकते हो सकता है यहाँ पर अदर चीजें हो, ठीक है। तो 78% एरिया जो एमपी का है, मतलब ये ऐसा टेरेन है 22% जिसको आप खेती में यूज नहीं कर सकते हो। तो ये जो एरिया जिसके लिए आप खेती में यूज कर सकते हो, ठीक है, वो हो गया आपका ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया। अब उस पे आप पूरे में खेती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये एक अलग चीज है, ये याद रखना। इतने में खेती हो सकती है। जो एमपी का जो आउट ऑफ 307.5 लाख हेक्टेयर जो एरिया है, उसमें से 240 लाख हेक्टेयर जो एरिया है उसमें आप खेती कर सकते हो। खेती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये एक अलग अलग मैटर है। बट हाँ, अगर आप चाहो तो इतने एरिया में 78% जो एमपी का एरिया है उसको आप खेती में यूज कर सकते हो। तो इट इज ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया, अ वेरी हाई पोर्शन, यू नो, अ वेरी हाई पोर्शन। इसीलिए एक एमपी में इकोनॉमी एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हो जाती है एमपी इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर, क्योंकि सच अ वाइड एरिया, यू यू नेवर कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ एरियाज इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। 78% ऑफ एरिया कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, कैन बी कर सकते हो आप। बट बट जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा करो। इसमें से आप एक्चुअली कितना एरिया है जो आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हो, इसमें से जो एक्चुअल एरिया आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हो, एक्चुअल एरिया जो आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हो, समझ लो वो इतना है। ये पाई चार्ट से आगे चल के मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस आप ये समझ लो थोड़ा सा। इतना एरिया आप यूज कर रहे हो एग्रीकल्चर के लिए एक्चुअली, तो जितना एरिया ये आप एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हो आप, ठीक है, जहां पर आप फार्मिंग कर रहे हो, ये होता है आपका नेट सोन एरिया।
अब कंफ्यूज मत होना इसमें। ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया मतलब जिसमें पोटेंशियल है कि जहां पर पूरी दम से खेती करूंगा ना तो भी सिर्फ इतने एरिया में खेती कर पाऊंगा, ठीक है। बट जितने एरिया में खेती हो रही है वो कितना एरिया है, वो है आपका नेट शोन एरिया। तो नेट शोन एरिया एमपी का कितना है? नेट शोन एरिया एमपी का है 150 लाख हेक्टेयर। मतलब जो एमपी का 308 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है, करीब करीब 308 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है, उसमें से आप ये देखो अप्रोक्स 50% एरिया पे खेती हो रही है। ये डाटा यहां से ये काम आता है इंपॉर्टेंट निकल के, कि इनमें से आपको ये समझ में आया कि 158 लाख हेक्टेयर मतलब कि इसका आधा हो गया करीब करीब ये। इसका मतलब ये है कि इतने एरिया में करीब करीब 50% एरिया में आपकी खेती होती है। वेरी हाई फिगर। अब बाकी का जो 50% एरिया है, बाकी का जो 50% एरिया है वो अलग अलग काम में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 31% समझ लो ये 100%, ये 307.5 लाख हेक्टेयर, ये 100% एरिया हो गया एमपी का। तो उसमें से 50% एरिया में आप खेती कर रहे हो, ओके। उसके अलावा 31% एरियाज में आप फॉरेस्ट है। एक कितना हाई फिगर है, 31% एरिया आपका फॉरेस्ट में यूज हो रहा है एमपी का, जो टोटल एरिया उसका। तो ये दोनों ही मिला के 81% आपका जो लैंड है उसमें आप रह नहीं सकते। रह सकते हो कैसे 81% लैंड में? बहुत जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं वही फॉरेस्ट में रहते हैं, अदरवाइज तो आजकल जो ट्राइब्स भी हैं वो शहरों में शिफ्ट हो रही हैं अलग अलग। तो मेजर जो फॉरेस्ट एरिया है आपका, एक तरीके से यहां पर भी आप ह्यूमन पॉपुलेशन को ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते रहने, और एग्रीकल्चरल लैंड को तो ऑब्वियसली कोई रहता नहीं है, एग्रीकल्चरल जो फील्ड है। तो आप ये देखो एमपी का जो सिग्निफिकेंट एरिया है वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में खत्म हो गया। अब इसके बाद आपके पास बचा 19% एरिया। तो एक्चुअली ये 19% नहीं है, इसमें से आप ये देखो जो आपका यूज हो रहा है ना, ये देखो ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया है 78% ऑफ द एरिया है। मतलब ये जो 78% एरिया यहां पर है ना, इसमें कोई रह नहीं रहा है। 158 लाख, इसमें से 158 लाख पे तो खेती हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी एरिया है कुछ में फॉरेस्ट आ गया और कुछ में कोई और काम में यूज हो रहा है वो, बट रह नहीं रहा है कोई। तो एक बहुत कम, आई थिंक आप ये मान के चलो एमपी का मोर देन लेस देन जो 10% एरिया है वो आप जिस पर लोग एक्चुअली रह रहा है उस एरियाज में। उसके अलावा मेजर पार्ट तो यहाँ इन सब में क्या कहते हैं एमपी का लगा हुआ है। तो बहुत कम एरिया में, आई थिंक लेस देन 10% एरिया में लोग रह रहे हैं एमपी के। तो इतनी हाई पॉपुलेशन, मोर देन 9 करोड़ इज द पॉपुलेशन ऑफ एमपी, वो इतने छोटे से लैंड में रह रही है। तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन में जो दिक्कतें आती हैं, लैंड के जो प्राइसेस हैं आप एमपी में देखो कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो यही कारण है, बिकॉज पॉपुलेशन लोड बढ़ रहा है लैंड पे। अब लैंड अलग से तो कहीं पैदा होने नहीं वाला है, जो है सो यही है। तो इस चक्कर में प्राइसेस अप हो जाते हैं क्योंकि डिमांड लैंड की बढ़ रही है और लैंड तो है नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि आप ना फॉरेस्ट के लैंड को कन्वर्ट कर सकते हो उसमें रहने के लिए, ना ही एग्रीकल्चरल के लैंड को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको और डिटेल में देखेंगे। तो अभी कहने का मतलब ये, आपको नेट जोन एरिया समझ में आया, जहां पर आप एक्चुअली खेती कर रहे हो या जो खेती करने लायक है, जिस पर एक्चुअली खेती हो रही है। तो फिर भैया ग्रॉस जोन एरिया क्या होता है? नेट जोन एरिया तो ये हो गया, ग्रॉस जोन एरिया मतलब क्या होता है, तो इसको और देखो आप थोड़ा सा, 1 मिनट। देखो इसको थोड़ा सा और हम रिफाइन करते हैं। ये एमपी का एरिया है, ठीक है, ये एमपी का एरिया है। यार ये क्या है, ठीक। इसमें आपका ये वाले एरिया में प्रॉपर खेती हो रही है, ये आपका नेट शोन एरिया हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या होगा, नेट शोन एरिया 150 लाख हेक्टेयर, 158 लाख हेक्टेयर, ठीक। इतने एरिया में आपने खेती करी, समझ लो। तो एक सीजन में आपने इस एरिया में 158 लाख हेक्टेयर में आपने क्या करा, अभी गेहूं लगाया, वीट लगाया, ओके वीट। अब मैंने क्या बोला, अब एक बार आपने सीजन में लगाया तो 158, अब क्या एक ही बार आप साल में फसल लेते हो क्या? यूजुअली आप 2 बार लेने की कोशिश करते हो।
तो अब आप क्या करोगे, इसी एरिया में फिर से फसल लगाओगे। तो सपोज आपने इतने एरियाज में ही फसल लगा पाए, इसके अब सेकंड टाइम में जो सेकंड सीजन जो आपने सोयाबीन लगाया या जो आपने राइस लगाया वो सिर्फ इतने एरियाज में लगाया, ये वाला एरिया में नहीं लगाया। अब क्यों नहीं लगाया, ये जो आपका रेस्ट ऑफ द इतना एरिया बचा है, नॉट ये जो आपका इतना एरिया बचा है इसमें आपने कोई खेती नहीं करी। क्यों नहीं करी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि या तो आपको यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी ना हो, ठीक है, मेन तो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी, पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही होगी, या मेजर रीजन तो यही है। या आजकल एक और रीजन क्या बढ़ गया है, जैसे सोयाबीन की खेती या राइस की खेती लायक पानी नहीं है, और सोयाबीन में जैसे थोड़ा कम पानी चाहिए तो अब उसमें फायदा कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत घाटा लग रहा है, तो किसानों ने इस एरिया को खाली छोड़ना ही ज्यादा बेहतर समझा, या और किसान के पास कोई विकल्प ही नहीं था कि इस एरिया में वो कुछ कर पाए। तो यूजुअली क्या हो रहा है कि इतने एरिया में पहली बार में तो इसने 158 लाख हेक्टेयर में पूरा सबने गेहूं चावल गेहूं वगैरह ये सब लगा ली राबी फसल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। खरीफ फसल में आपने इतने एरिया में ही करा, ये वाला एरिया छूट गया, तो समझ लो 150 लाख हेक्टेयर जो है आपका, ठीक है, एक बार में फसल इतनी आ गई आपकी है, इतने में फसल ले लिया आपने 150 लाख हेक्टेयर में, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद जो सेकंड सीजन में आपने क्या करा, इसमें सिर्फ 70 लाख हेक्टेयर में ही आपने फसल लगाई, तो टोटल एरिया जिसमें फसल लगी है, पहली फसल 158 में लगी थी, दूसरी कितने में लगी है 70 में, तो कितना हो गया ये 228 लाख हेक्टेयर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ग्रॉस सोन एरिया, मतलब एक साल में इतने एरिया में आपकी टोटल फसल लगी है। समझ में आया, ग्रॉस सोन एरिया मतलब जितना जितने एरिया में 2 बार फसल लगी है वो आपका ग्रॉस सोन एरिया हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो नेट सोन एरिया मतलब एक बार में आपने जितनी मैक्सिमम जितने एरिया में आपने फसल लगाई, मैक्सिमम एरिया जिसमें आप खेती कर रहे हो वो ये है। अब वो सिर्फ एक सीजन में करी, जरूरी नहीं है कि दूसरे सीजन में भी आप इतने पूरे एरिया में खेती करो, तो ये सेकंड। अब जैसे यहां पर समझने वाली बात यह है, ग्रॉस सोन एरिया इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है भाई, एक अपन ने पढ़ लिया टर्म नेट सोन एरिया, एक पढ़ लिया नेट सोन एरिया, ठीक है, और एक पढ़ा ग्रॉस सोन एरिया। तो ये भाई ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ग्रॉस सोन एरिया, ठीक है, इसके लिए आप समझो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब होता है एक जमीन से आपने साल में कितनी बार फसल ली, शब्द में एकदम सिंपल शब्दों में यही है इसका मतलब। जो एक आपके पास जमीन का टुकड़ा है, उस टुकड़े से आप साल में कितनी बार जमीन ले रहे हो, कितनी बार फसल ले रहे हो एक जमीन के टुकड़े से। अगर साल में समझ लो ये एरिया है आपके पास, जमीन है, साल में अगर इसमें से आपने सिर्फ एक बार फसल ली, पूरे एरिया में आपने फसल लगाई और सिर्फ एक बार फसल ली, तो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% हो जाएगी। अगर आप और तेज चले और आपने 2 बार इस एरिया से फसल ले ली, तो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200%। अगर आपने 3 बार इससे फसल ले ली, भाई खरीफ राबी और जैद तीन तीन सीजन होते हैं, तीसरे सीजन भी आपने फसल ले ली, तो इस एरिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 300%। अगर 10 एकड़ का ये जमीन है मेरे पास और सिर्फ इसमें मैंने 5 एकड़ में 10 एकड़ में खेती हो सकती है, बट सिर्फ मैंने 5 एकड़ में खेती करी, 5 में नहीं करी, तो मेरी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इसकी क्या हो गई 50%। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब आप एक बार में कितनी फसल, एक साल में कितनी फसल ले रहे हो उससे। ये तो बहुत सिंपल शब्द है, मैंने बताया एक सिंपल, जैसे मैं किसान हूं तो मेरे लिए, और इसको आप पूरे एमपी के लिए फैला दो या पूरे इंडिया के लिए फैला दो, तो फिर वो पूरे इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी, पूरे एमपी की क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कैसे निकालोगे, कितने एरिया में आप साल में कितनी बार फसल आपने ली है, कैसे निकालोगे। इसके लिए ग्रॉस सोन एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है और नेट सोन एरिया, कि समझ लो 158 लाख हेक्टेयर एक सीजन में पूरी इतने में खेती हुई, अब दूसरे सीजन में 70 में हुई तो +70, तो ये आपका फिगर आ जाएगा 228 टाइप से, ठीक है। बट अगर ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको अब अगर निकालनी है तो इसका परसेंटेज निकाल लो। अगर ये 158 इंटू 2 कर देते आप, अगर दूसरी फसल भी सारे किसानों ने पूरे नेट सोन एरिया के बराबर ले ली होती, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% आ जाती, मजा ही आ जाता। सब किसान 2 बार फसल ले रहे हैं, सोचो कितनी अच्छी इनकम बढ़ जाएगी उनकी।
तो पर आप ये देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, आप ये देखो एक्चुअली में क्रॉपिंग इंटेंसिटी 182% है। 182% मतलब कि जो, इसका मतलब ये हुआ जो सेकंड टाइम जो फसल ले रहे हो आप, वो सिर्फ 82%, जिनने फर्स्ट टाइम फसल ली थी ना, जिनने फर्स्ट टाइम बोया था अनाज कोई, वो उसके सिर्फ 82% लोग ही हैं जो सेकंड टाइम उस खेत उस जमीन से खेती कर रहे हैं। मतलब कि इसमें से 18% लोग ऐसे हैं जो साल में सिर्फ एक ही फसल ले रहा है, दो फसल नहीं ले रहा है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि सिर्फ 18% लोग ऐसे हैं जो दो फसल नहीं ले रहे हैं, और 82% लोग ऐसे हैं जो साल में दो फसल ले रहा है। यही हुआ इस डाटा का मतलब। क्रॉपिंग इंटेंसिटी अगर 182% है, मतलब तो यही हुआ कि भाई सिर्फ जो 82% लोग हैं वो साल में एक एरिया से दो बार फसल ले रहा है, और जो 18% है वो साल में सिर्फ एक बार फसल ले रहा है। तो ये आपको ये बता दूं बच्चों, ये बहुत हाई फिगर है इस समय क्रॉपिंग इंटेंसिटी एमपी की। दिस इज अ वेरी हाई फिगर। इवन दो सोयाबीन में घाटा भले ही लग रहा है, ग्रोथ रेट उतनी तेजी से नहीं हो रही है हमारी एग्रीकल्चर में, ठीक है, बट काफी सारे लोग फिर भी ना सोयाबीन न लगा के राइस लगा दे रहे हैं, ठीक है, या कोई और फसल लगा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अवेयरनेस बढ़ाई है, गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं फार्मिंग सेक्टर में एमपी में, उसका सीधा सीधा रिजल्ट है कि ये बहुत अच्छा फिगर है बच्चों। थोड़े दिन पहले तक आपको हर बुक में 150% के आसपास मिल रहा है ये, ठीक है, बट ये डाटा मैंने आरबीआई की साइट से आपका लेटेस्ट निकाला है। आरबीआई की साइट से 2021 2020-21 का डाटा है, आई थिंक ये 2020-21 का डाटा है ये, कि यूसी 182%, अन एबनॉर्मली हाई फिगर। डेट मीन्स यस, एमपी में एक बार में काफी लोग हैं जो दो फसल के आसपास ले रहे हैं। 82% लोग इज अ वेरी हाई नंबर किसानों में। जो नेट सोन एरिया का 82%, तो आप ये देखो ग्रॉस सोन एरिया एमपी का कितना था, ये है 299, ऑलमोस्ट इसका डबल आ रहा है। 160 इसको मान लो, और 300 के आसपास ये हो गया, तो ऑलमोस्ट ये इसका 80% के आसपास आ रहा है ग्रॉस सोन एरिया। तो एमपी में ये ग्रॉस सोन एरिया बहुत हाई है लोगों बच्चों, और ये हमको चाहिए। और आप ये इमेजिन करो, अगर आपको फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है या आपको फार्मिंग को ल्यूक्रेटिव बनाना है, तो अगर आप ये ग्रॉस जोन एरिया बढ़ा दोगे तो आपकी समस्या सॉल्व होने लगेगी। क्यों? क्योंकि लैंड लिमिटेड है भाई, फॉरेस्ट लैंड को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, लोगों को रहने के लिए भी लैंड चाहिए। तो एक रीजन, एक आप मेजर क्या कर सकते हो, अगर आपने किसी तरीके से इसको बढ़ाना चालू कर दिया, क्योंकि नेट शोन एरिया भी आप एक जैसे ये लिमिट है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है नेट शोन एरिया का, इसको भी और ज्यादा आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आपको और भी चीजों के लिए लैंड की जरूरत है, लैंड अपने पास लिमिटेड है। तो इस पे अगर आप ध्यान देते हो, अच्छी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी, अच्छे सीड्स प्रोवाइड करा दोगे आप, जैसे मिलेट्स, एक रीजन ये भी है, मिलेट्स मिलेट्स एमपी में ज्यादा लगने लगी हैं। तो जब आपको पास कुछ पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप मिलेट लगा दो। तो मिलेट अगर आप लगा दोगे तो और आपका ग्रॉस सोन एरिया बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप इसको बढ़ा सकते हो ना, आप नेट शोन एरिया कम कर सकते हो ना, इसको बढ़ा सकते हो ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा। फॉरेस्ट लैंड को भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, एग्रीकल्चर फैलो मतलब और भी है, जैसे लैंड जो कमर्शियल के लिए यूज हो रहा है, कमर्शियल पर्पस के लिए, उसको भी, वो भी आपको ज्यादा चाहिए। तो आप अगर इसको बढ़ा लोगे तो फार्मर की इनकम भी बढ़ सकती है और एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप भी हो सकता है। और एमपी में भी यही हुआ। अगर आपको कोई पूछे कि एमपी में गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया, एमपी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह दी, ठीक है, क्रॉप्स प्रोवाइड करे, उन सब का असर हुआ है कि नहीं? तो आप बोलना यस हुआ है। यू सी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इन एमपी। अरे इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑल ओवर इंडिया की 140% के आसपास है, और आप एमपी की देखो ये, तो इट इज अ वेरी अप्रिशिएटिव स्टेप बाय अवर गवर्नमेंट। आप यहाँ आप बोल सकते हो यस, अगर आपको बोलना है वी आर द एग्रीकल्चरल स्टेट, तो यस, दिस इज अ पॉइंट टू फील प्राउड फॉर अस। आप ये सोचो, अगर अब हम तीसरी क्रॉप भी लेने लगे, अभी राबी और खरीफ ले रहे हैं ये लोग, अगर जेद क्रॉप भी अगर लेने लगे तो क्या मजा आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना बढ़ जाएगा। तो ये कि रिफॉर्म के लिए आप ये अपना ध्यान में रखना बैक ऑफ द माइंड की एक अच्छी चीज है, इसको हमें आगे बढ़ाना है और जितना बढ़ा पाए, बट एक लिमिट है, उससे ज्यादा भी आप इसको नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद फिर आप क्या करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की सोचो, उससे लैंड से एरिया तो आप बढ़ा रहे हो, सपोज आपने एरिया बढ़ा दिया, जैसे बाजरा रागी ये मिलेट्स वगैरह है, या ये सोयाबीन वगैरह भी जो है, उनके प्राइस बहुत हाई है, बट अगर आप क्वांटिटी की बात करते हो तो यील्ड वाइज वो बहुत कम है। अब इतने इतने डीप में हम नहीं जाने वाले कि पर हेक्टेयर यील्ड किसकी कितनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही डाटा हो जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि वीट और राइस की तो फिर भी यील्ड बहुत अच्छी है, पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन आ रहा है टन्स में। बाकी इन सब कोर्स मिलेट्स जो है आपके, इनकी यील्ड बहुत कम होती है पर हेक्टेयर।
तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी तो आपको उन्हें को बढ़ानी है, बट ऐसे हाई क्वालिटी सीड्स भी अपने को यूज करने हैं कि लोगों की यील्ड बढ़ जाए। पता चला पहले एक हेक्टेयर जमीन में पता चला आपको प्रोडक्शन आ रहा है आपका 10 बोरा 20 बोरा, 10 बोरा आ रहा है समझ लो। अब उसको अगर आप 15 कर दो 16 कर दो, तो आपने क्या करा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा उसमें, सिर्फ आपने अच्छे सीड्स का यूज करा या नई टेक्नोलॉजी का यूज करा। क्रॉपिंग एरिया तो सेम था, क्योंकि यहाँ पे भी एक लिमिट है आपकी, बट प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये सब चीजें अपने को देखनी, आगे मैं और थोड़ा आपको और क्लियर करूंगा। अभी बस आप समझते जाओ कि ये फिगर क्यों जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। नाउ नेट इरिगेटेड एरिया, मतलब नेट इरिगेटेड एरिया भी यही है 128 लाख हेक्टेयर। इसका मतलब ये हुआ नेट इरिगेटेड एरिया का, समझ लो इतने एरिया, ये नेट सोन एरिया है आपका, नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया है 158 लाख हेक्टेयर। तब इस 158 लाख हेक्टेयर में आप खेती तो कर रहे हो मैक्सिमम, बट इसमें से कितने एरिया में आपकी सिंचाई की व्यवस्था है? तो इसमें से 128 लाख हेक्टेयर जो है आपका एमपी का एरिया, उसमें आपने सिंचाई की व्यवस्था दे दी है। तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि ये 128 लाख हेक्टेयर को आप 158 तक ले जाओ। अगर ऐसा हो गया तो कितना मजा आएगा, आप सोचो। अभी सिर्फ 128 लाख हेक्टेयर की जो जमीन है वहां पानी की व्यवस्था है, अगर ये पूरे जितना भी नेट शोन एरिया है पूरे पे हो जाएगी, तो फिर प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, लोगों को और इजी हो जाएगा एग्रीकल्चर। तो ये एक स्टेप जो गवर्नमेंट ले सकती है यहाँ पे। ओके, तो आई थिंक टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का भी। एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद कल अपन क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ये कल और बता दूंगा मैं आपको थोड़ा सा है। फिर हम क्रॉप्स को देखेंगे एक एक करके, ठीक है। एक एक करके थोड़े से सेलिएंट फीचर देख लेंगे एमपी की मेन मेन क्रॉप्स के, और फिर हम आएंगे एक एक होलिस्टिक व्यू हमारा लेकर आएंगे एग्रीकल्चर के जो इश्यूज है उसको एड्रेस करने में। तो आई थिंक नेक्स्ट 3-4 क्लासेस में एग्रीकल्चर हम खत्म कर देंगे विथ स्कीम्स, क्योंकि ये वाले पार्ट ज्यादा समझाने वाले हैं। इसके बाद जो आएगा ना, क्रॉप्स में ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, कुछ इश्यूज में समझाऊंगा, उसके चैलेंजेस समझाऊंगा, बट यही सब बातें रिपीट होने वाली हैं आगे चल के। तो थोड़ा जल्दी में होगा अब हमारा काम। अभी तक समझ आया आपको चीजें? ये ये इंडाइसेस आप याद रखना और इनका मतलब याद रखना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा ना, इनका महत्व समझ में आ जाएगा, तो ये डाटा आपको याद रखने में आसानी होगी, बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट डाटा। ठीक है, चलो तो आप लोग 5 मिनट का रेस्ट लो, मैं अभी क्लास चालू कर रहा हूँ आपकी 5 मिनट में। मैं आपको दोबारा मिलता हूँ एमपी इंडियन इकोनॉमी में। ओके।